दोस्तों आज की जो क्लास है हमारी वो है विद्युत धारा के बारे में। और पिछली वाली जो क्लास थी हमारी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अणु और परमाणु के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था विस्तार से। आज उनके बारे में उनमें से ही हमारा इलेक्ट्रिकल करंट बन करके आएगा कि इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसकी इकाई क्या है, इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है, इसको मापने वाला जो मीटर है या यंत्र है वो किस क्रम में योजित किया जाता है। तो दोस्तों चलिए अभी हम इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा टॉपिक है अभी विद्युत धारा। विद्युत धारा हमारा टॉपिक है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। एक ही डेफिनेशन नहीं लेके चलनी है, इसकी अनेक परिभाषाएं हैं। इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इनमें से बनने वाले सभी क्वेश्चनों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिकल करंट किसे कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बन के आ रही है, वो आ रही है कि आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। दोस्तों आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसको भी हम विद्युत धारा कहते हैं। इसके अतिरिक्त आवेश जो होता है इसका दूसरा नाम होता है चार्ज, या इसका दूसरा नाम होता है वैद्युतिक मात्रा। वैद्युतिक मात्रा इसका दूसरा नाम होता है। इन तीनों का प्रतीक चिन्ह रहेगा आपके पास में क्यों। तो देखिए दोस्तों दूसरी परिभाषा में ये भी ले सकते हैं कि आवेश होता है इसको चार्ज कहते हैं, वैद्युतिक मात्रा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर आवेश पाया जाता है। अब आपके इस विद्युत धारा के लिए इलेक्ट्रॉन महत्वपूर्ण होता है या प्रोटॉन महत्वपूर्ण होता है। तो डेफिनेशन दूसरी आ रही है कि किसी भी धारावाही संवाहक में, धारावाही संवाहक का मतलब होता है किसी भी चालक तार में। तो अगली डेफिनेशन आ रही है किसी भी धारावाही, किसी धारावाही संवाहक में लगातार इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए दोस्तों डेफिनेशन दो बन के आ गई हमारे पास में विद्युत धारा की कि एक तो आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं किसी धारावाही संवाहक में। धारावाही का मतलब होता है जो धारा को लेकर के जा सकता है। संवाहक का मतलब होता है चालक या कंडक्टर। चालक में इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होते हैं तो उसको भी हम विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपके पास में किस तरह से पुटअप करेगा वो कि विद्युत धारा के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी होता है। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है या परमाणु होता है। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन में कौन सा से करना है, इलेक्ट्रॉन है कि इलेक्ट्रॉन के कारण से ही हमारे चालक तार में, हमारे संवाहक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसके बाद में हमारे पास में अगला पॉइंट आ रहा है विद्युत धारा के लिए। डेफिनेशन आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं पूछता है, केवल और केवल आपको कंफ्यूज करके डेफिनेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, विद्युत धारा के लिए उत्तरदायी रहते हैं। आवेश प्रवाह के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी होता है, तो इलेक्ट्रॉन आपका उत्तरदायी रहेगा। अब देखिए दोस्तों विद्युत धारा की डेफिनेशन के बाद में पॉइंट आ रहा है कि विद्युत धारा का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। प्रतीक चिन्ह विद्युत धारा का आपके पास में क्या रहेगा, प्रतीक चिन्ह इसका I होता है। विद्युत धारा का प्रतीक चिन्ह I होता है। विद्युत धारा का मापन जो होता है, विद्युत धारा की जो इकाई होती है, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, विद्युत धारा की जो SI यूनिट होती है वो होती है आपके पास में एम्पियर, एम्पियर यूनिट। दोस्तों क्वेश्चन किसी भी तरह से कर सकता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर करना है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, तो आपको एम्पियर करना है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो आपको एम्पियर करना है। और विद्युत धारा की यूनिट क्या होती है, तो भी आपको क्या करना है,
एम्पियर करना है। इसके बाद में देखिए दोस्तों अगला पॉइंट आ रहा है कि विद्युत धारा का जो मापन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। विद्युत धारा का जो मापन होता है वो एम्पियर मीटर के द्वारा या धारा मापी के द्वारा या एमीटर के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए विद्युत धारा का मापन है, विद्युत धारा का मापन है धारा मापी या एम्पियर मीटर या एमीटर के द्वारा किया जाता है, एमीटर के द्वारा किया जाता है। दोस्तों दो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके सामने कि एक तो होता है विद्युत धारा का मान किसके द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन बन रहा है आपके सामने पहला कि विद्युत धारा का मान किसके द्वारा मापा जाता है या विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको सही आंसर करना है धारा मापी के द्वारा, एम्पियर मीटर के द्वारा या एमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या बन के आ रहा है आपके सामने कि विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है दोस्तों, टेजेंटो गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। तो अब देखिए विद्युत धारा का मान होता है एक, तो एक होती है उपस्थिति, तो मान तो हमेशा एमीटर के द्वारा, एम्पियर मीटर के द्वारा, और उपस्थिति जो होती है आपके पास में वो किसके द्वारा ज्ञात करेंगे हमें, टेजेंटो गैल्वेनोमीटर के द्वारा। दोस्तों देखिए अभी विद्युत धारा का मापन करने के लिए धारा मापी को या एम्पियर मीटर को या एमीटर को परिपथ के किस क्रम में योजित करना चाहिए। तो इसके लिए परिपथ में धारा मापी श्रृंखला क्रम में योजित किया जाता है। दोस्तों परिपथ में एम्पियर मीटर को हमेशा श्रृंखला क्रम में, श्रेणी क्रम में या सीरीज क्रम में योजित का मतलब होता है जोड़ा जाता है। क्वेश्चन बन के आता है एक धारा मापी को परिपथ में किस तरह से योजित करना चाहिए, किस तरह से जोड़ना चाहिए, सीरीज क्रम में भी जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में भी जोड़ना चाहिए और श्रृंखला में भी जोड़ना चाहिए। दोस्तों इन तीनों का मतलब एक ही होता है, सीरीज, श्रेणी और श्रृंखला। दोस्तों धारा मापी जो होता है इस यंत्र के अंदर, इस मीटर के अंदर वाइंडिंग होती है, उस वाइंडिंग के कारण से परिपथ के अंदर मीटर धारा का मापन करता है। तो एक एम्पियर मीटर के अंदर, एक धारा मापी के अंदर, एक एमीटर के अंदर जो वाइंडिंग होती है वो हमेशा सुपर इनेमल्ड कॉपर तार से बनाई जाती है। तो हमारे पास में अगला पॉइंट बन रहा है धारा मापी में धारा को मापने के लिए प्रयुक्त एमीटर में या एम्पियर मीटर में सुपर इनेमल्ड कॉपर तार है। तार से वाइंडिंग की जाती है। दोस्तों कॉपर तार जो है आपके पास में वो दो प्रकार का होता है, एक होता है आपके पास में नरम कॉपर, एक होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर, जिसको हम कर्षित कठोर तांबा भी कहते हैं या कठोर खींचा तांबा भी कहते हैं। इस कॉपर का उपयोग बस बार में और कम्यूटेटर सेगमेंट्स या दिक् परिवर्तक खंडों में किया जाता है। लेकिन आपके पास में जो नरम कॉपर होता है उसका उपयोग वाइंडिंग और वायरिंग में किया जाता है। तो वाइंडिंग के लिए दोस्तों वाइंडिंग चाहे से एम्पियर मीटर में हो, चाहे से वोल्ट मीटर में हो, चाहे से मोटर में हो, मोटर के भी चाहे से स्टेटर में हो या रोटर में हो या प्रेरणामित्र के अंदर हो, कहीं पे भी हो, वाइंडिंग का नाम जब आ जाता है तो कौन सा तार यूज करना, उसके लिए हमेशा सुपर इनेमल्ड कॉपर तार का ही प्रयोग करना है। वाइंडिंग किस तार से की जाती है, पहले वरीयता आपको सुपर इनेमल्ड कॉपर तार को ही देनी है। यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो आप उसके स्थान पे फिर एल्यूमिनियम को आपको वरीयता देनी है। अब देखिए दोस्तों एम्पियर मीटर के अंदर जो वाइंडिंग होती है वो सुपर इनेबल्ड कॉपर तार से की जाती है।
अब आपके पास में जो तार होता है, वायर जो होता है, वो किस साइज का होना चाहिए उसके अंदर, कि जैसे मान लीजिए हम ओम का नियम पढ़ते हैं, प्रतिरोध जब पढ़ते हैं तो उसके लिए शर्त होती है कि जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ता है। यदि चालक तार की मोटाई बढ़ा दी जाती है तो प्रतिरोध के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस एम्पियर मीटर के अंदर जो चालक तार प्रयोग किया जाता है, जो संवाहक प्रयोग किया जाता है, वो हमेशा मोटा होना चाहिए। मोटे होने के साथ साथ उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो क्वेश्चन बन के आ रहा है आपके सामने कि एक एम्पियर मीटर के अंदर प्रयुक्त जो चालक तार होता है वो किस तरह का होना चाहिए, उसकी मोटाई अधिक होनी चाहिए और लंबाई कम होनी चाहिए। तो हमारे पास में अगला पॉइंट हम लिख रहे हैं कि धारा मापी के लिए प्रयुक्त चालक तार की लंबाई कम होनी चाहिए और अधिक कटाक्ष क्षेत्रफल वाला होना चाहिए। इस कारण से आपके पास में धारा मापी में हमेशा निम्न रेजिस्टेंस यानी निम्न प्रतिरोध पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, धारा मापी में प्रयुक्त संवाहक की निम्न लंबाई व अधिक कटाक्ष क्षेत्रफल होना चाहिए, अधिक कटाक्ष क्षेत्रफल होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, आपके पास में एक चालक तार तो ये है, इसकी मोटाई कम है लेकिन लंबाई अधिक है। एक चालक तार आपके पास में ये है, इसकी लंबाई भी क्या है, कम है और मोटाई क्या इसकी ज्यादा है। तो आपके पास में जो धारा मापी होता है, एम्पियर मीटर होता है, एमीटर जो होता है, उसके अंदर हमेशा मोटे तार और कम लंबाई वाला चालक तार प्रयोग किया जाता है। इन दोनों चालकों में से आपके पास में इस चालक तार के अंदर हमेशा प्रतिरोध का मान क्या रहेगा, आर का मान क्या रहेगा, निम्न रहेगा, लेकिन इसके अंदर धारा का मान, आई का मान क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि एक धारा मापी के अंदर हमेशा निम्न रेजिस्टेंस पाया जाता है, एक एम्पियर मीटर में हमेशा निम्न प्रतिरोध पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इस लाइन से ही पता चलेगा मेरे को कि धारा मापी में प्रयुक्त संवाहक की निम्न लंबाई यानी कि चालक तार की लंबाई क्या होनी चाहिए, एम्पियर मीटर में कम होनी चाहिए, लेकिन अधिक कटाक्ष क्षेत्रफल, मोटाई क्या होनी चाहिए उसकी, अधिक होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, उपयुक्त लाइन से पता चलता है या उपयुक्त पंक्ति से पता चलता है कि एक आदर्श धारा मापी में हमेशा निम्न या शून्य प्रतिरोध पाया जाता है, प्रतिरोध पाया जाता है। दोस्तों, आपके पास में जो धारा मापी होता है उसके अंदर हमेशा रेजिस्टेंस का मान क्या रहेगा, निम्न रहेगा। अगला पॉइंट आ रहा है दोस्तों हमारे पास में, विद्युत धारा जो होती है इसके अतिरिक्त, जैसे मान लीजिए हम विद्युत धारा ज्ञात करते हैं परिपथ के अंदर, तो एम्पियर मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में यूज करते हैं। अब विद्युत धारा का हम पता लगाते हैं, इसके लिए भी मैंने बता दिया आपको कि एक तो मान होता है, एक उसकी उपस्थिति होती है। विद्युत धारा की जो उपस्थिति होती है उसका पता लगाने के लिए हमेशा टेजेंटो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, हम विद्युत धारा को ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास में, जैसे मान लीजिए प्रतिरोध का मान और वोल्टेज का मान दे रखा हो, तो विद्युत धारा हम कैसे ज्ञात करें, शक्ति का मान और वोल्टेज का मान दे रखा हो तो विद्युत धारा हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी हमें विद्युत धारा को ज्ञात करने के लिए कुछ सूत्र से लिखते हैं यहाँ पे, उनके बारे में भी हमारे को पता होना चाहिए। जैसा कि सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि हमारे पास में जब परिपथ के अंदर है, परिपथ में पहला सूत्र हमारे पास में बन के आ रहा है, परिपथ में प्रतिरोध व वोल्टेज हो तो विद्युत धारा
I बराबर सूत्र क्या बनता है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि एक ओम का त्रिभुज बनता है, एक शक्ति का त्रिभुज बनता है। तो एक त्रिभुज जो बनता है आपके पास में, जैसे मान लीजिए VIR, तो आपको क्या ज्ञात करना है, I ज्ञात करना है। तो I बराबर सूत्र क्या बन रहा है आपके पास में, वोल्टेज विभाजित है आपके पास में प्रतिरोध, अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या बन रहा है, I बराबर V/R। तो इसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सूत्र बन के आ रहा है हमारे पास में कि जब परिपथ के अंदर परिपथ में हमारे पास में क्या हो, वोल्टेज व शक्ति का मान दे रखा हो, मान हो तो विद्युत धारा I बराबर सूत्र क्या बनता है, उसके अंदर जैसे मान लीजिए हम जानते हैं P बराबर V और I होता है। I ज्ञात करना है आपको दोस्तों, तो I बराबर आपके पास में सूत्र क्या बन जाएगा, ये V इधर इसके साथ गुणा में इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में। तो हम सूत्र लिख सकते हैं शक्ति विभाजित आपके पास में क्या रहेगा, वोल्टेज। इसी सूत्र को हम किस तरह से लिख सकते हैं, I बराबर है P/V। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक सूत्र और बन के आ रहा है अभी आपके पास में धारा ज्ञात करने के लिए। यदि परिपथ के अंदर आवेश का मान और समय का मान दे रखा हो तो आप विद्युत धारा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी क्षेत्रफल वाले चालक तार में दोस्तों आपको पता होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कंडक्टर हो, किसी भी प्रकार का चालक हो, किसी भी प्रकार का संवाहक हो, उसका किसी न किसी प्रकार से क्षेत्रफल निश्चित रहेगा। किसी भी चालक का आपके क्षेत्रफल निश्चित है। चालक तारा आपका त्रिभुजाकार आकृति में, आयताकार आकृति में हो या वर्गाकार आकृति में हो, तो उसका क्षेत्रफल निश्चित होता है। तो हमें एक डेफिनेशन लेके आ रहे हैं कि किसी भी क्षेत्रफल वाले चालक तार में से यदि t समय में समय का कोई मान नहीं दे रखा है तो हम क्या ले सकते हैं, t समय में क्यों आवेश, आवेश के लिए मैंने पहले बोल दिया था कि प्रतीक चिन्ह क्या रहेगा, आवेश। किसी भी क्षेत्रफल वाले चालक तार में t समय में क्यों आवेश प्रवाहित होता है, तो हमारे पास में औसत विद्युत धारा का सूत्र बनता है एक। जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं विद्युत धारा का प्रतीक चिन्ह क्या रहेगा, I बराबर सूत्र बनता है Q/T। तो देखिए विद्युत धारा बराबर है, विद्युत धारा बराबर है वैद्युतिक मात्रा अपॉन समय। अब देखिए दोस्तों, इसी सूत्र को हमें आगे और भी लिख सकते हैं। वैद्युतिक मात्रा के स्थान पे हम क्या ले सकते हैं, या चार्ज या आवेश अपॉन समय। देखिए दोस्तों, विद्युत धारा प्रतीक चिन्ह क्या रहेगा, I बराबर Q/T। दोस्तों ये सूत्र भी आपके पास में विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए प्रयोग में ले जाता है कि जब परिपथ के अंदर वैद्युतिक मात्रा या चार्ज का मान दे रखा हो या आवेश का मान दे रखा हो तो आप विद्युत धारा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। उसके अंदर समय का मान नहीं दे रखा है तो हम कम से कम 1 सेकेंड मान सकते हैं। समय का मान दे रखा है तो हम उसके अंदर समय का मान रख लेंगे। इसके बाद में देखिए दोस्तों, एक सूत्र और बन के आ रहा है हमारे पास में कि यदि परिपथ के अंदर विद्युत धारा ज्ञात करवाना चाहता है और मान दे रखा है उसने किसका, शक्ति और प्रतिरोध का। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद में हम इस सूत्र को इधर लिख लेते हैं एक बार, I बराबर है Q/T। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको क्या लिखना है कि परिपथ के अंदर क्या दे रखा हो, आवेश व समय का मान है। इसके बाद हम देखिए परिपथ में शक्ति व प्रतिरोध का मान दे रखा हो, मान हो तो विद्युत धारा बराबर सूत्र क्या बन जाएगा, विद्युत धारा बराबर है शक्ति अपॉन प्रतिरोध का अंडर रूट या I बराबर है P/R का अंडर रूट।
देखिए दोस्तों, आपके पास में यदि परिपथ के अंदर शक्ति और प्रतिरोध का मान दे रखा हो तो हम इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने अभी विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए 4 सूत्र पढ़ लिए हैं। पहला सूत्र है R और V का मान दे रखा हो तो सूत्र क्या बनेगा, I बराबर V अपॉन R। V की जगह वो आपको E दे सकता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में देखो परिपथ के अंदर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे वोल्टेज और शक्ति दे रखा है। तो हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, धारा I बराबर P अपॉन V बन रहा है। इस P के स्थान पे W दे सकता है, इस V के स्थान पे E दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि परिपथ के अंदर आवेश का मान और समय का मान दे रखा हो तो हम विद्युत धारा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो सूत्र बनता है I बराबर Q अपॉन T। इसके अतिरिक्त हमारे पास में परिपथ में क्या दे रखा है, शक्ति का मान और प्रतिरोध का मान दे रखा है, और हमारे से क्या पूछ रहा है, धारा का मान, तो हम इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है हमारा, परिपथ के अंदर है विद्युत धारा कितनी प्रकार की होती है। देखिए दोस्तों, विद्युत धारा का टॉपिक चल रहा है, इसके बारे में कंप्लीट अध्ययन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे विद्युत धारा के बारे में कंप्लीट आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। विद्युत धारा का टॉपिक इस तरह से क्लियर हो जाएगा आपके कि आपके क्वेश्चन बाहर से नहीं पुटअप होगा कंप्लीट। अब देखिए दोस्तों, विद्युत धारा के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इसके प्रकार कितने होते हैं। तो विद्युत धारा आपके 2 प्रकार की होती है, और मैंने पहले भी बताया था विद्युत कितने प्रकार की होती है। विद्युत भी 2 प्रकार की होती है, लेकिन विद्युत कौन कौन सी होती है, चल विद्युत और स्तर विद्युत। विद्युत धारा होती है AC और DC। विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है दोस्तों, एक होती है AC, एक होती है DC। AC का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट, और DC का पूरा नाम होता है डायरेक्ट करंट। दोस्तों इन दोनों के बारे में हमें विस्तार से पढ़ेंगे अभी, तो पहले ले लेते हैं, हमें AC के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि AC किसे कहते हैं। AC के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं AC। पूरा नाम आपको पता है कि इसका अल्टरनेटिंग करंट होता है, जिसको हमें प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा पूर्ण नाम होता है। अब देखिए दोस्तों, किससे कहते हैं AC, डेफिनेशन आती है एक तो कि जिस विद्युत धारा का समय के साथ में दिशा और मान परिवर्तित हो जाए उसे हम AC कहते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है कि जिस विद्युत धारा का समय के साथ दिशा और मान अपरिवर्तित रहे या परिवर्तित हो उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो डेफिनेशन बन रही है वो यही है कि समय के साथ में, जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये वेव है AC की, इस वेव के अंदर आपके पास में क्या आता है, यह आपके पास में यहाँ पे आ रहा है t, यानी कि टाइम आ रहा है। यहाँ पे आपके पास में क्या आते हैं, मान आते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास में धनात्मक है, ये वाला जो तरंग है आपके पास में ऋणात्मक है, अंश है। दोस्तों क्वेश्चन बन के आता है कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है आपके पास में समय के साथ दिशा और मान परिवर्तित कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये इस वेव के लिए मान है, क्या है, मान है। धनात्मक अंश के अंदर उच्चतम मान प्राप्त होता है आपके पास में 90 डिग्री पे, और ऋणात्मक अंश में होता है आपके पास में 270 डिग्री पे। तो देखिए दोस्तों, यह आपके पास में समय है, ये क्या है आपके पास में समय है। तो समय के साथ में मान परिवर्तन होता है या नहीं होता है। जैसे मान लीजिए समय आपका यहाँ आ रहा तो मान आपको यहाँ पे प्राप्त होगा, समय जब आपका यहाँ पे आ गया तो मान आपको यहाँ पे प्राप्त होगा, समय आपका यहाँ आया तो मान आपको यहाँ पे प्राप्त होगा, समय आपका यहाँ आया तो आपको मान अलग प्राप्त होगा। इसी तरह से समय आपका यहाँ आया तो दिशा और मान यहाँ पे यहाँ तक आपके दिशा थी वो कौन सी थी, धनात्मक है, धनात्मक है। यहाँ पे आपके पास में दिशा कौन सी आ गई, अब ऋणात्मक। तो इस तरह से दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा के लिए आपको क्या कहना है कि समय के साथ में यह आपका समय चल रहा है, दिशा यहाँ पे आपके धनात्मक दिशा है और यहाँ पे कौन सी है, ऋणात्मक है। अब देखो दिशा आपके पास में यहाँ आई तो यहाँ तक क्या रहा आपके धनात्मक अंश और मान क्या रहा आपके अलग अलग रहा। यहाँ पे दिशा आपके ऋणात्मक आ गई है तो मान भी आपको यहाँ पे क्या प्राप्त होगा,
अलग अलग प्राप्त होता है। तो समय के साथ में दिशा और मान परिवर्तित हो उससे हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसके बारे में देखिए दोस्तों, प्रत्यावर्ती जो धारा होती है, एसी जो होती है, एसी के अंदर जो शुद्ध वेव पाई जाती है, जो शुद्ध तरंग पाई जाती है, वो होती है आपके पास में साइन वेव। कौन सी होती है, साइन वेव होती है दोस्तों। इस साइन वेव को हमें और क्या कहते हैं, ज्या तरंग भी कहते हैं। क्वेश्चन बनता है एसी के अंदर शुद्ध वेव किसको माना जाता है, ज्या तरंग को माना जाता है। एसी के अंदर शुद्ध वेव कौन सी होती है, साइनोसॉइडल वेव होती है, साइनोसॉइडल वेव भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों एसी के अंदर और भी वेव पाई जाती है, जैसा कि हम कह सकते हैं इस तरह से वेव पाई जाती है, उस वेव को हमें वर्गाकार वेव या स्क्वायर वेव कहते हैं। दोस्तों इस तरह की जो ये वेव होती है, एसी की हो वेव चाहे डीसी की हो, इन वेवों को देखने के लिए, इन तरंगों को देखने के लिए ओसिलोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तरंगदर्शी जिसको हम कह सकते हैं, तरंग को दर्शाने के लिए हमेशा ओसिलोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इस वेव को कहते हैं हमें वर्गाकार वेव कहते हैं। ये भी आपके एसी में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त आपके पास में और भी वेव पाई जाती है, जैसा कि त्रिभुजाकार वेव होती है, इस तरह की भी वेव पाई जाती है एसी के अंदर। लेकिन देखो आपके पास में वर्गाकार वेव हो जैसे त्रिभुजाकार वेव हो, इनके अंदर भी समय के साथ में दिशा और मान परिवर्तन हो रहा है। तो एसी के अंदर हम ये कहेंगे कि जिसमें समय के साथ दिशा और मान परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एसी कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ये बन के आ रहा है कि एसी का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। एक क्वेश्चन क्लियर कर लो दोस्तों, एसी का ही उत्पादन होता है, डीसी का उत्पादन नहीं किया जाता है डायरेक्टली। एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि डीसी जनित्र डीसी उत्पन्न करके रहता है, नहीं। डीसी जनित्र के अंदर भी शुरुआती ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत दबाव जो होता है वो एसी ही होता है। उस एसी को डीसी में कम्यूटेटर सेगमेंट से बदलते हैं। तो डीसी का डायरेक्ट उत्पादन नहीं होता है, केवल उत्पादन एसी का ही होता है। एसी को डीसी में बदला जाता है। तो देखिए दोस्तों, एसी का जो उत्पादन होता है, एसी का उत्पादन प्रत्यावर्तक के द्वारा किया जाता है, प्रत्यावर्तक के द्वारा किया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यावर्तक एक एसी का स्रोत होता है। दोस्तों एसी के अंदर है निवेशी वोल्टेज व निर्गत वोल्टेज को घटाने व बढ़ाने के लिए परिणामित्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एसी के अंदर आपको इनपुट वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एसी के अंदर वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, परिणामित्र का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एसी के अंदर जो वोल्टेज होता है, जो करंट होता है, उसको कम और ज्यादा करने के लिए हमेशा ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। निवेशी का मतलब होता है इनपुट वोल्टेज और निर्गत का मतलब होता है आउटपुट वोल्टेज। दोस्तों एसी के अंदर जो बाधा कारक तत्व होता है, बाधा कारक तत्व वो होता है आपके पास में इंपीडेंस, यानी कि प्रतिबाधा। एसी के अंदर ही पाई जाती है ये प्रतिबाधा, डीसी के अंदर नहीं पाई जाती है। ध्यान दें, प्रतिबाधा के अंदर आपके पास में सभी प्रकार के बाधा कारक तत्व आ जाते हैं, जिसके अंदर आर भी आ जाता है, एल भी आ जाता है और सी भी आ जाता है। तो आपके पास में एसी के अंदर जो कुल बाधा होती है उसको हम क्या कहेंगे, इंपीडेंस कहेंगे, प्रतिबाधा कहेंगे, जिसका प्रतीक चिन्ह जेड रहेगा, इकाई क्या रहेगी, ओम रहेगी। एसी के अंदर हम कह सकते हैं शक्ति गुणांक, एसी में
शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर शक्ति गुणांक 0 से 1 के मध्य पाया जाता है, 1 के मध्य होता है। अब देखिए दोस्तों, एसी के अंदर जो शक्ति गुणांक होता है वो 0 किसके अंदर पाया जाता है, 1 किसके अंदर पाया जाता है और 1 के मध्य किसके अंदर पाया जाता है। हम कह सकते हैं प्रतिरोधी परिपथ यदि है तो उसके अंदर शक्ति गुणांक का मान यूनिटी इकाई 1 रहेगा। इंडक्टिव परिपथ यदि है तो उसके अंदर शक्ति गुणांक आपका लैंगिंग रहेगा, लैंगिंग यानी कि पश्चगामी एल के अंदर ये आर के अंदर हो गया है। और आपके पास में एसी के अंदर ही शक्ति गुणांक किस में पाया जाएगा, लीडिंग यानी कि अग्रगामी पाया जाएगा, किस में, सी में। तो एसी के अंदर शक्ति गुणांक का मान हमेशा 0 से 1 के मध्य पाया जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों एसी के अंदर आवर्ती यानी कि एसी में फ्रीक्वेंसी आवर्ती का मान 50 Hz होता है, लेकिन एसी के अंदर आपके डीसी के अंदर आपके आवर्ती नहीं पाई जाती है। इसका मान क्या रहता है, 0 Hz रहता है डीसी के अंदर। इसके अतिरिक्त दोस्तों एसी के अंदर हम आगे जो पॉइंट लेके आ रहे हैं कि एसी के अंदर और कौन कौन से पॉइंट बन के आ रहे हैं। हम एसी के अंदर ले रहे हैं दोस्तों कि एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है, एसी टू डीसी, एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है। देखिए दोस्तों एसी को डीसी में बदलने के लिए हम कन्वर्टर का प्रयोग करते हैं, कन्वर्टर का। एक दोस्तों इन्वर्टर है, इन्वर्टर जो होता है आपके पास में वो डीसी को एसी में बदलने का कार्य करता है। अब देखिए दोस्तों एसी को डीसी में बदलने के लिए एक तो होता है कन्वर्टर जो कि एक संपूर्ण सर्किट होता है। इसके अतिरिक्त एसी को डीसी में एसी टू डीसी, एसी को डीसी में बदलने के लिए हमें डायोड का प्रयोग भी करते हैं। इसके अतिरिक्त एसी टू डीसी आपके पास में रेक्टिफायर यानी कि दिष्टकारी होते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, दिष्टकारी। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपके पास में एसी टू डीसी किसका प्रयोग करेंगे, हमें दिक् परिवर्तक खंड, दिक् परिवर्तक खंड यानी कि हम कह सकते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट्स का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बन के आ रहा है आपके पास में, एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डायोड का, क्योंकि आपके पास में एक कन्वर्टर होता है इसमें भी डायोड होता है। आपके पास में रेक्टिफायर जो होते हैं, सर्किट जो होते हैं उनके अंदर भी डायोड लगे होते हैं। एक तो क्वेश्चन क्या बन के आ रहा है, एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो डायोड। अगला क्वेश्चन क्या बन के आ रहा है कि एक डीसी जनित्र के अंदर शुरुआती विद्युत दबाव एसी होता है, उसे एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो वहां पे क्या करना है आपको, दिक् परिवर्तक खंड यानी कि कम्यूटेटर सेगमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त देखिए दोस्तों एसी अल्टरनेटिंग करंट जो होता है इसका दैनिक जीवन में हम क्या उपयोग करते हैं, घरेलू उपकरण जितने भी होते हैं हमारे पास में, जैसे पंखा है, वैद्युतिक फ्रेश है, वैद्युतिक हीटर है, इसके अलावा हमारे सबमर्सिबल पंप वाली जो मोटरें वगैरह होती है वो सभी की सभी एसी के ऊपर ही कार्य करती है, अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा ही कार्य करती है। इसके अतिरिक्त एसी का जो उत्पादन होता है दोस्तों वो मुख्य रूप से 11 kV का उत्पादन होता है। इस 11 kV को आवश्यकता के अनुसार परिणामित्र के द्वारा घटाया और बढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों शेष जो विद्युत धारा के बारे में पॉइंट रह गए हमारे पास में, जैसे डीसी भी है, इसके अतिरिक्त विद्युत धारा की चाल भी है, इसके अतिरिक्त विद्युत धारा के प्रभाव भी है, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके बारे में अध्ययन करेंगे।